नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन और इसके साथ ही हृदय रोग से जुड़े हुए कई बातों का, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज है जो कई बातें हमें बताता तो है, लेकिन हम अक्सर उसे सुनने में या समझने में चूक कर जाते हैं। लेकिन इसी बात को अगर समय रहते सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आने से हम बच सकते हैं। तो दिल के रोग की जब बात करते हैं तो किस किस तरह की परेशानियां आपको आ सकती है और उससे बचाव के लिए आप कौन से तरीके अपना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात चाहे शहर की हो या फिर गांव की, इन दिनों समस्या आम होती जा रही है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे और ये तमाम बातें हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज हमारे कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है सुने अपने दिल की। बीमारी से पहले देता है संकेत, एक जागरूकता। अगर दिल की बीमारी से जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से राय ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे, तो बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर राकेश वर्मा, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में अतिरिक्त महानिदेशक और सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वीके बहल। आप वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, दिल्ली एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और इनसे भी हम ब्लड प्रेशर, तनाव से जुड़ी हुई तमाम बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। क्या आपने मिर्जा गालिब की उस गजल को कभी गौर से सुना है, जिसमें दिल की बात कही गई है दिल से? जी हाँ, जिसके बोल हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जरा सुनिए तो। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हालांकि ये गजल वाकई बेहद सुकून भरी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये प्यार और दूसरी तरह से देखा जाए तो ये दिल की बीमारी की ओर भी इशारा करती है। भाई आखिरकार मामला दिल का ही तो है। जी हाँ, दिल का इसलिए कि मानव शरीर का ये महत्वपूर्ण अंग बिना रुके, बिना थके आजीवन अनवरत धड़कता रहता है, कुछ ऐसे। फिर चाहे हम सो रहे हों, भाग रहे हों या फिर आराम कर रहे हों, लेकिन दिल कभी भी आराम नहीं करता। इसलिए तो दिल का अल्प ठहराव जहां घातक होता है, वहीं इसका रुक जाना जीवन का अंत है। अंत इसलिए कि जब कभी भी हम सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति को दिल की बीमारी हो गई है, तब मन में उठता है, इतनी कम उम्र में ये बीमारी आखिर क्यों हो गई, अचानक क्या हो गया। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, दिल के मामले में अचानक कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि दिल है ही कुछ ऐसी चीज जो सहता है और लगातार सहता जाता है। यदि हमने समय रहते इसे नहीं संभाला, इसे नहीं रोका, तो अचानक ऐसा रिएक्ट करता है, ऐसा धोखा देता है कि उसके आगे सब कुछ फेल हो जाता है। देखिए, मुट्ठी के आकार का यही है हमारा दिल। यह शरीर से उचित रक्त लेकर किस प्रकार फेफड़े को भेज रहा है। गौरतलब है कि जब ये रक्त जाता है तो ऑक्सीजन सहित पोषक तत्व लेकर जाता है और जब वापस आता है तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। रक्त को लाने ले जाने का ये चक्कर चलाने के लिए ही तो ये दिल धक धक करता रहता है ना कमाल की बात। लेकिन
यदि इन धमनियों में रुकावट आ जाए तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या हो सकता है। हृदयघात या हार्ट अटैक, कुछ भी। कारणों की बात करें तो तेल, घी और अन्य वसायुक्त भोजन को जब हमारा शरीर पूरी तरह से प्रयोग में नहीं ला पाता, तब हृदय की धमनियों में जमा होने लगता है। जी हाँ, वसायुक्त भोजन और गलत खान पान हमारे दिल के लिए ठीक वैसे ही नुकसानदायक है जैसे आप रबर बैंड में ज्यादा से ज्यादा नोट डालते जाएंगे, कुछ भी ठूसते जाएंगे, तो क्या होगा? एक दिन ये रबर बैंड टूट जाएगा। कुछ इस तरह यही परिस्थिति हार्ट अटैक की भी होती है। बहरहाल एक बात बता दें, खराब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज न करने की आदत जहां दिल से जुड़ी कई समस्याएं पैदा कर सकती है और कर भी देती है, तो वहीं जो लोग सोचते हैं कि सिगरेट और अल्कोहल तनाव कम करता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि शराब का सेवन समस्या को खत्म नहीं बल्कि खराब करती है। इसलिए जरूरत है दिल और दिमाग को कूल रखने की। और हाँ, यदि आप व्यायाम या प्राणायाम नहीं करते तो थोड़ा रुकिए और सुनिए अपने दिल से, अपने ही दिल की बात, क्योंकि हर दिल हरदम कुछ कुछ कहता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि समय रहते अपने दिल की बात सुननी कितनी ज़रूरी है। आइए दिल के से जुड़े जो भी रोग है, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वर्मा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो तनाव या जो हाइपरटेंशन है, ये हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। वजह क्या है इसकी? देखिए, आपने बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि रक्तचाप क्या होता है। जी। जैसे अभी आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि हृदय रक्त को इकट्ठा करता है और शरीर के सभी अंगों में रक्त को पहुंचाता है। जी। उस पहुंचाने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं, वो अपने खेतों में पानी एक कोने से दूसरे कोने में ले जाते हैं, तो उस ले जाने के लिए उन्हें मोटर की ज़रूरत होती है। जी। अगर खेत छोटा है, भूमि छोटी है, तो शायद आधे हॉर्स पावर की मोटर से काम चल जाता है। लेकिन अगर कई एकड़ों में खेत है तो 3 या 5 या 8 हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है। जी। और वो जब मोटर से प्रेशर क्रिएट होता है तभी पानी आखिरी कोने तक पहुंच पाता है। तो रक्त के संचार के लिए हृदय भी एक मोटर है, हृदय भी एक पंप है जो रक्त को पहुंचाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करता है अपने संकुचन से। जैसा आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि हृदय खुल रहा है और संकुचित हो रहा है, खुलता है और संकुचित होता है। जितनी प्रेशर से, जितने जोर से, जितनी मेहनत से हृदय संकुचित होता है, उतना ही अधिक वो प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन जैसे चाय में चीनी की मात्रा जरूरी है, अगर चाय बिल्कुल फीकी है तो भी अच्छी नहीं लगेगी, चीनी 1-1.5 चम्मच डाल देंगे आपके स्वाद के हिसाब से तो अच्छी लगेगी। लेकिन वही चीनी आपने 6 चम्मच डाल दी तो चाय का स्वाद तो खत्म हो जाएगा, शायद शरबत का स्वाद मिल जाएगा। तो रक्तचाप की आवश्यकता एक रेंज में है। जब रक्त होता है, जब हृदय संकुचित होता है, प्रेशर बनाता है, तो ऊपर वाला जो रक्तचाप की मात्रा है वो लगभग 120 के आसपास रहनी चाहिए। और जब हृदय रिलैक्स कर रहा है या अपने आप में खून भर रहा है तो नीचे वाली मात्रा उसे लगभग 80 के लिटे पिटे में होनी चाहिए। इसीलिए रक्तचाप को कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपर वाली मात्रा और नीचे वाली मात्रा। सामान्य जनमानस में एक 25 साल से 35 साल के व्यक्ति में, स्त्री में, पुरुष में ये मात्रा करीब 120 से 80 के लगभग होती है। लेकिन बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में आपने रक्तचाप के बारे में हमें समझाया डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर बहल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, इसका हमारी भावनाओं, हमारी सोच से किस तरह से ये जुड़ा हुआ है? भावनाओं से, चिंता से, तनाव
भरी जिंदगी से, जिसे हम कहते हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, उनमें उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें जो हार्ट की धमनियां हैं, जैसे डॉक्टर वर्मा बता रहे थे कि एक पंप है हमारा हृदय, उस पंप को चलाने के लिए उसे भी, जैसे उसको पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसको खून की जो न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये 3 कोरोनरी आर्टरीज़ के द्वारा सप्लाई होता है बॉडी में। यदि उसमें रुकावट आती है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं जी। तो जो तनाव है या चिंता है वो एक प्रमुख कारण है उच्च रक्तचाप और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। पर ये अकेला ही यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन आपने बताया कि किस तरह से हृदय से जुड़ी हुई कितनी तरह की समस्याएं हो सकती है तनाव और स्ट्रेस की वजह से। इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे समझेंगे। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। मोहम्मद अशरफ जी इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अशरफ जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मोहम्मद अशरफ जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी। मैडम, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है मैडम, थोड़ा सा मतलब मैंने इससे पहले भी कॉल की थी। मेरा जो सवाल है, नवंबर जैसे ही आ रहा है यहाँ कश्मीर में, नवंबर दिसंबर, ठीक है, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। मैं इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो मतलब चेंज होता है। लेकिन एक चीज का मैं दवा नहीं खाता हूँ मैडम। अच्छा। और गर्दन में राइट साइड में थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन अच्छा। कभी ज्यादा पहनते हैं हम नवंबर दिसंबर में, इसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। जी बिल्कुल। मोहम्मद अशरफ जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र हो गई एग्जैक्टली 47। अच्छा, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा, इनके समस्या जी, की वजह कश्मीर के से आप हैं, आपका स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम है आज किसानों के लिए है, उस कार्यक्रम में आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छी बात की। लेकिन आज का जो चर्चा का विषय है वो है हृदय रोग और उच्च रक्तचाप। और आपकी जो समस्या मैं समझ पाया, तो आपने गर्दन के दर्द के लिए कुछ उपचार मांगा है, और आपने खुद ही बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के वरिष्ठ इंजीनियर हैं, 47 साल आपकी उम्र है। तो मेरे को लगता है कि आपका पॉस्चर, जो कंप्यूटर ठीक करते होंगे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठीक करते होंगे, उसमें आपको अपना पॉस्चर, जिस स्थिति से आप बैठे हैं, उसको ठीक करना होगा। बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठने से, इलेक्ट्रॉनिक सामान के सामने बैठने से गर्दन पे तनाव बढ़ता है, गर्दन की मांसपेशियों पे जोर पड़ता है, और उनका थोड़ा सा सिकाई करने से और पोजीशन ठीक करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि नवंबर दिसंबर में ही बढ़ती है, तो वो कश्मीर में लाजमी बात है कि नवंबर दिसंबर में पारा जो है बहुत नीचे चला जाता है, और ठंड का भी असर मांसपेशियों पे बहुत पड़ता है। अंग विशेष की जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, थोड़ा गर्म पानी से या गर्म कपड़े से सिकाई करें, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नमस्कार जी बिल्कुल। तो मोहम्मद अशरफ जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथ ही जो भी मनोचिकित्सक होंगे आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी, जो हाइपरटेंशन है या उच्च रक्तचाप है या हृदय रोग से संबंधित जो भी आपके सवाल है, वो इस कार्यक्रम में आप पूछ सकते हैं, और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये हाइपरटेंशन जब हम बोलते हैं, तनाव तो इंसान की जिंदगी में होता ही है, लेकिन कैसे जाने कि अब इसका जो स्तर है वो हाइपरटेंशन तक पहुंच चुका है? लक्षण क्या होते हैं इसके? देखिए, हाइपरटेंशन जैसी जो मैंने मात्रा आपको बताई थी, अभी आपने सुनी थी बड़े ध्यान से, कि जैसे ही ऊपर वाला रक्तचाप की मात्रा जब मरीज के हम नापते हैं, वो 140, 150, 160 और उसके ऊपर भी जाने लगता है, तो उस मरीज को हम कहते हैं कि अब इसको उच्च रक्तचाप हो गया। नीचे वाली मात्रा है 80 से 90 तक सामान्य मान लेते हैं। 90 से 100 तक भी बहुत से चिकित्सक उसमें इलाज नहीं करना चाहते। लेकिन यदि ऊपर की मात्रा 140 से अधिक है और नीचे की मात्रा 90 से लगातार ऊंची आ रही है, तो ऐसे मरीज को इलाज की ज़रूरत है। इलाज क्यों चाहिए? आप ये देखिए, घर में आपके बत्ती आती है, वोल्टेज आती है 220 पे आती है। अगर वोल्टेज बहुत 110 रह जाएगी तो बल्ब नहीं चलेगा, फ्रिज काम नहीं करेगा, टीवी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही वोल्टेज 300 पहुंचेगी लगातार, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं
वो बहुत ही जल्दी, तो कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में ही अपना कार्यशैली छोड़ के वो ख़राब हो जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी कारों में, मोटरसाइकिलों में, साइकिलों में हवा भर के हम टायर में, ट्यूब में भरते हैं और चलाते हैं। एक प्रेशर लिमिट जो है ट्यूब बनाने वाला लिखता है कि इस प्रेशर में आप अपनी साइकिल को चलाइए, मोटरसाइकिल को चलाइए, कार को चलाइए। उससे कभी मात्रा कम होगी, दबाव कम होगा हवा का, तो व्हीकल को चलने में, वाहन को चलने में असुविधा होगी। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा है लगातार, तो व्हीकल हल्का चलेगा लेकिन बहुत जल्दी उसमें पंक्चर हो जाएगा और व्हीकल डैमेज हो जाएगा। जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक सेफ रेंज में, एक नियत रेंज में आपका ब्लड प्रेशर रहे। बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल आइए ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैं जानना चाहता हूँ जो सामान्य ब्लड प्रेशर का रीडिंग हम लोग लेवल लेते हैं तो 120 से 80 होता है, अति से अति 140-90 होता है। इसके बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ती उम्र है कि अस्वस्थ है कि जीवन शैली या व्यायाम की कमी है, तनाव, किसी अन्य रोग की वजह से ऐसा होता है? क्योंकि लक्षण हमारे जैसे सिर दर्द है, नाक से खून आना, धुंधला दिखाना, चक्कर आना, मलमूत्र में आना, सांसें तेज चलना, सांस लेने में तकलीफ होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना या थकान महसूस होना, इसके अलावा और हम किस प्रकार से इसके लक्षण पहचान सकते हैं? जी, डॉक्टर बहल। नमस्कार मिश्रा जी, आपने बहुत लंबा प्रश्न किया। वैसे तो हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हाइपरटेंशन या जो उच्च रक्तचाप है वो साइलेंट किलर है। इसके कोई अपने आप में लक्षण नहीं होते। जितने भी लक्षण होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर बहुत सालों तक रह जाता है तो हमारे हृदय में, हमारी किडनीज या में, हमारे ब्रेन में या हमारी वेसल्स में या आइज़ में अफेक्ट होता है। तो जो भी लक्षण आपने गिनाए हैं वो विभिन्न अंगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। जैसे हार्ट में हार्ट फेलियर होने लगता है, हार्ट का पंप का फंक्शन कम होने लगता है, इसलिए जब आप चलते हैं तो थकान आती है, सांस फूलता है, या चलेंगे तो सीने में दर्द आ सकती है। उसी तरह यदि किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, गुर्दों का, तो पेशाब में तकलीफ़ हो सकती है, पेशाब कम आ सकता है, ब्लड में यूरिया या क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है, पैरों जो शरीर में सूजन आ सकती है। यदि आपके ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको पैरालिसिस का अटैक या स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन में हैमरेज हो सकती है। उसी तरह यदि आइज़ का या आँखों में इन्वॉल्वमेंट होता है तो रेटिनल हैमरेज हो सकती है, जिससे आपकी आँखों में जो दिखना कम हो सकता है या आँखों में और भी बीमारियां आ सकती हैं। इसी तरह यदि पेरिफेरल आर्टरीज जो धमनियां होती हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस अंग में, जैसे आप चलते हैं तो पैरों में दर्द आ सकती है। ये एक तरह की भ्रांति है कि यदि मुझे कोई लक्षण नहीं है तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो सिर दर्द नहीं होता इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर तो हमेशा ठीक ही रहता है। तो वैसा प्रिज्यूम करना साइंटिफिकली गलत है। जब तक आप ब्लड प्रेशर को नापेंगे नहीं तो आप नहीं बता सकते कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं। दूसरी चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि आजकल घर में चेक करने की मशीनें मिलती हैं, तो उसे तब मत चेक करें जब आप चिंतित हैं या आपको गुस्सा है या आपके सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उस समय आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। पर जो हम इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, या आप रात को सोने जाते हैं जब आपको कोई तनाव नहीं है, उस समय की रीडिंग क्या है। यदि वो दोनों रीडिंग्स जैसे आपने बताया 140-90 से नीचे है तो वो ठीक है। इसीलिए ये जानना जरूरी है। उच्च रक्तचाप है या नहीं है, रक्तचाप आपका कितना है ये तभी जान सकते हैं जब आप शांत स्थिति में हो। बहरहाल किस समय आप ले रहे हैं रक्तचाप ये भी बहुत ही मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं वीरेंद्र द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार वीरेंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मेरी उम्र 32 साल है। कभी कभी जब थोड़ा काम कर लेते हैं खेती किसानी का तो कभी नीचे चला जाता है। मेरा नीचे वाला जो 80 रहता है वो कभी कभी 65, 68, 70 इस तरह आ जाता है तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो बताइए इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये नीचे ना जाए। जी डॉक्टर वर्मा, आप क्या सुझाव देंगे इन्हें? द्विवेदी जी, अभी आपने अपनी उम्र 25 साल बताई है और जो नीचे का
जी 32 साल के लिए भी ये नीचे वाला रक्तचाप जो है नीचे जा रहा है, कोई असुविधा नहीं करेगा आपको। ये आपका मानसिक भ्रम है, इसको लेके परेशान ना होइए। और जब तक आपको सामान्य मात्रा में पेशाब बन रहा है तो ब्लड प्रेशर आपका कम नहीं है, इतना बिल्कुल मानिए। और अपना काम नियमित रूप से मन लगा के पूरे जोशो जोश से करते रहिए। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर वर्मा, यहाँ पे मैं समझना चाहूँगी, उच्च रक्तचाप के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम देखते हैं कि अक्सर लोगों में ये आदत तो होती नहीं है कि वो रक्तचाप अपना चेक करे या देखे कि कितना है। और लक्षण भी आपने बताया कि कुछ इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट समझा जा सकता है कि हाइपरटेंशन है ही। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हम किसी गंभीर समस्या की ओर न बढ़े और वक्त रहते हम जान जाए कि कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जैसे मेरे सीनियर कुलीग साहब ने बहुत अच्छी बात बताई और उन्होंने कहा कि रक्तचाप करीब 50% मरीजों में हाई होने के बाद, ऊंचा होने के बावजूद भी कोई सिम्टम नहीं देता, कोई ऐसी बात नहीं बताता, इंडिकेशन नहीं देता है। जी जी। तो 35 साल की उम्र के बाद 2 वर्षों में एक बार, ठीक है, नियमित रूप से अपने नज़दीक के सरकारी अस्पताल में जाएं या अपनी गली मोहल्ले के जो डॉक्टर साहब हों उनके पास जाके अपना बायां हाथ बढ़ा के ब्लड प्रेशर चेक कराएं। जी जी। 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार जरूर जाएं और ब्लड प्रेशर चेक कराएं। सभी सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, चिकित्सालयों में ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है और सुबह भी उपलब्ध है और शाम को भी उपलब्ध है। जी। इसमें 15 मिनट लगते हैं। आप जाइए, थोड़ा अपने शरीर के लिए, अपने लिए थोड़ा कष्ट उठाएं और ब्लड प्रेशर चेक कराएं। 45 वर्ष की अगर उम्र हो गई है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको कार्यकर्ता हो, नौकरी से अलग हो, व्यापार करते हो, अपना दुकान चलाते हो, उन सभी को भी 6 महीने में एक बार अपना रक्तचाप जाके जांच कराना चाहिए ताकि मालूम पड़ सके कि हम कोई रक्तचाप से पीड़ित तो नहीं है। बिल्कुल। इससे बहुत फायदा होगा। और जो मरीज जो छुपे हुए हैं, जैसे मेरे सीनियर कुलीग साहब ने कहा कि ये साइलेंट किलर है, मतलब ये कोई बगैर इंडिकेशन दिए चुपचाप अटैक करता है, तो वैसे मरीजों को जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा। और यदि हम लोग महीने में एक भी मरीज को बचा पाए जिसका रक्तचाप ज़्यादा था, उसे हम पकड़ पाएँ, उसके रक्तचाप का डायग्नोस कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो नियमित रूप से अपना जो रक्तचाप है वो ज़रूर आपको नापना चाहिए, चेक करना चाहिए। इससे कई तरह की और गंभीर समस्या होने से पहले ही बचाव किया जा सकता है। बहरहाल, इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम हाइपरटेंशन और हृदय रोग से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बहल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो उच्च रक्तचाप है उसके बारे में आपने बताया, हमें जानना चाहेंगे कि अगर जान जाते हैं हम कि उच्च रक्तचाप की स्थिति है तो ऐसे में उपचार क्या कुछ उपलब्ध हैं? जी देखिए, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक सिर्फ नंबर्स नहीं है, जैसे 120, 140, 90 या 80। हमें ये जानना है कि जब भी हमें पता लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या हाइपरटेंशन है, तो एक नंबर्स के अलावा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि अन्य अंगों में उसका अफेक्ट हो गया है कि नहीं। जी। इसके लिए जैसे हृदय के लिए हमें एक सिंपल ईसीजी या एक इकोकार्डियोग्राफी करा के देखना चाहिए कि जो मसल्स हैं वो थिक तो नहीं हो गई है, ऑलरेडी जो है हाइपरटेंशन का अफेक्ट हृदय पे नहीं आ गया है। जी। इसी तरह किडनी पे अफेक्ट आया है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं। तीसरा है, यदि जो और आर्टरीज़ हैं उनमें कोई थिकनेस आई है या नहीं है, आइज़ का चेकअप कराना चाहिए कि उसके रेटिना में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गया। रेटिनल आर्टरीज़ को देख के हम ये पता लगा सकते हैं। तो एक, हमें नंबर जानना है। नंबर 2, ये देखना है कि
ऑन अंग्स पे कोई इफेक्ट आया है कि नहीं। तीसरा, हमें ये भी जानना है कि इस हाइपरटेंशन का कोई कारण तो नहीं है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो हाइपरटेंशन होता है या उच्च रक्तचाप होता है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसका कुछ एक कारण नहीं होता। जो सेकेंडरी कारण होते हैं उसमें जैसे किडनी का इफेक्ट भी होता है, किडनी डिजीज से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्पेशली जो किडनीज में आर्टरी सप्लाई होती है जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं, उसकी यदि रुकावट आ जाए तो उससे हाइपरटेंशन होता है। उस रुकावट को दूर कर दे तो हाइपरटेंशन को हम क्योर कर सकते हैं। इसी तरह जो हार्ट से जो मेन आर्टरी निकलती है जिसे योटा कहते हैं, बचपन में यदि उसकी रुकावट हो जाए जिसे कोआक्टेशन ऑफ योटा कहते हैं, तो उसका हम उपचार कर लें तो हाइपरटेंशन से निदान पा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसी तरह कुछ तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में फियोक्राइमोसाइटोमा होता है, यदि वो है तो उसका हम निदान हो सकते हैं। तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है उसको यदि हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो हाइपरटेंशन से क्योर कर सकते हैं। बाकी लोगों में जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसमें इसको कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा या अन्य तरीके से, जैसे कि अपना वजन कम करना, नमक कम खाना, व्यायाम करना, इनसे हम इसको ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। चंद्रभूषण पांडे जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, हाँ सर जी, नमस्कार। चंद्रभूषण जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। मिल रही है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा जी। मैं ये जानना चाह रहा था सर जी कि मेरा कोई, हाँ कर दी, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा हार्ट वगैरह सब नॉर्मल है, पर थोड़ा हाथ कांपते हैं। ये किस डॉक्टर को बताऊं? हार्ट संबंधित है या अन्य बीमारी से है? हार्ट कई बार चेक करा चुका, मतलब बीपी और डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल, क्रेटिनाइन, बहुत सारी जो रूटीन चेकअप है सब नॉर्मल है और फिटनेस भी सही है और 1-1.5 घंटे कसरत भी करता हूँ, ये सब करता हूँ। जी डॉक्टर बहल, क्या वजह हो सकती जी है? आपने 2 लक्षण बताए अलग अलग तरह के, हाथ कांपना और चक्कर आना। बाकी जो जी सिर्फ हाथ कांपते हैं जी, जो हाथ कांपने की बीमारी है यूजुअली हार्ट डिजीज़ के कारण से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होगी। उसके और कारण होते हैं, जैसे थायराइड की डिजीज़ेज हैं, आपकी उम्र मुझे पता नहीं, पार्किंसनिज्म ओल्ड डिजीज़ में हो सकता है, या लिवर की कोई डिजीज़ हो सकती है। तो आपको जो परामर्श है अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कराना चाहिए। ये यूजुअली जो है सिर्फ हाथ का कंपन जो है हृदय रोग विशेषज्ञ का कोई लक्षण नहीं होता है। यदि चक्कर आते हैं तो वो अलग बात है। चंद्रभूषण जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बेहतर होगा कि आप किसी जो नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप उनसे संपर्क करें। डॉक्टर वर्मा, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि जिन्हें हाई बीपी की समस्या होती है अक्सर उन्हें दवाइयाँ दी जाती है ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहे, और इसके लिए कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग दवाइयाँ लेकर छोड़ देते हैं डॉक्टर के परामर्श से, और कुछ लोगों को ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो क्या होता है, असली तरीका जो है, जो सही तरीका है वो क्या है? मोनालिसा जी, आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है जी, और एक किसान भाइयों के लिए ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है कि एक बार उच्च रक्तचाप की बीमारी हो गई तो ये बीमारी करीब 80 से 90% लोगों में जीवन पर्यंत रहेगी। अच्छा। मतलब जब तक हमारे किसान भाई जिसको ऐसी बीमारी हो गई वो जीवित हैं तब तक उनको कुछ ना कुछ दवाई इसकी लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो जैसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर बहल साहब ने कहा अभी कि नियमित रूप से व्यायाम करना, तेज चलना, धीरे चलना, साइकिल चलाना, वो अगर करते रहेंगे और अपना वज़न नियमित रखेंगे तो ये बीमारी का होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हमारे भारतवर्ष में ख़ास तौर से मजदूर भाई लोग, किसान भाई लोग नमक का प्रयोग कुछ ज़्यादा करते हैं। जी। बहुत सी रिसर्च से मालूम पड़ रहा है कि 24 घंटे में अधिक से अधिक 2 ग्राम नमक लेना चाहिए, और वो कैसा भी नमक हो, चाहे सेंधा हो, चाहे काला हो या सफ़ेद नमक हो, सभी नुकसानदायक है। अच्छा। जब मैं मरीजों को बताता हूँ कि ये सब नमक मत खाइए तो बोले डॉक्टर साहब हम तो नमक खाते ही नहीं, हम तो सेंधा खाते हैं,
या तो हम काला नमक खाते हैं जी। लेकिन काला नमक हो चाहे सेंधा नमक हो, वो सभी उतने ही नुकसानदेह हैं जितना कि समुद्र से निकला हुआ सफ़ेद नमक। इसके साथ अपना वजन ठीक रखें। ठीक। और जो डॉक्टर साहब ने दवाई बताई है उसका नियमित रूप से लगातार उपयोग करें, तभी आप इस रक्तचाप की बीमारी से बच पाएंगे, इससे होने वाली हानि से बच पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ये केवल शहरों के लिए नहीं, गांव के लिए भी, मजदूर भाइयों के लिए भी, किसान भाइयों के लिए भी ये जानना और अमल में लाना अति आवश्यक जरूरी है। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नरेंद्र जी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे। नमस्कार आप सबको। जी नमस्कार। मेरा सवाल है, मैं 14 साल का हूँ, मैं 20 साल से बीपी से परेशान हूँ। अच्छा। तो मेरे एक आंख की लेफ्ट साइड की रोशनी भी खत्म हो चुकी है, वैसे CNVM हो चुका उसमें। मेरा क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी बीपी की टेबलेट और ये वीगन डाइट, इसमें कितना फायदा कर सकती है? उम्र बढ़ रही है मेरी, तो मैं कैसे आगे कंट्रोल कर सकता हूँ उसको? डॉक्टर वीगन डाइट का क्या, और चपाती कितनी खानी चाहिए? अच्छा ठीक है, क्या सुझाव देंगे डॉक्टर वर्मा आप इन्हें? देखिए, आपकी उम्र 54 साल है, बिल्कुल दुखी मत हो, परेशान ना हो। पहले तो आपने बताया कि आप दवा लेते हैं, उसे नियमित रूप से लीजिए। अपने निजी चिकित्सक जो आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर हैं या निजी नज़दीक का सरकारी डिस्पेंसरी है, औषधालय है, चिकित्सालय है, वहाँ पर नियमित रूप से अपने आप को दिखाइए। अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए कि डॉक्टर आपको जो आपको देखते हुए सबसे अच्छी दवा है वो देंगे। जैसे हर जगह का, हर व्यक्ति का खान पान और वस्त्र अलग अलग होता है, तो किसी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये दवा सभी 150 करोड़ लोगों पे माफ़ी होगी, सबके लिए अच्छी है। ये निर्णय आपके डॉक्टर को आपको देखते हुए, आपकी परिस्थिति को देखते हुए, आपकी कंडीशंस, आपकी कार्यशैली, वजन, सबको देखते हुए डॉक्टर को निर्णय करना है। तो अपने पे विश्वास रखिए, डॉक्टर पे विश्वास रखिए। जहाँ तक आपने बात किया कि एक आंख में नुकसान हो गया, तो अच्छा है कि आपको पता लग गया। उस नुकसान की भरपाई तो शायद नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी आंख को बचाना है। उस बचाने में आपका सहयोग, आपके परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि नियमित रूप से बगल के नज़दीक के सरकारी अस्पताल में जाएं, डिस्पेंसरी में दिखाएं और नियमित रूप से अपना रक्तचाप भी जांच कराएं और नेत्र चिकित्सक के पास भी लगातार दिखाते रहें, हर 3 महीने से 6 महीने पे, ताकि आपकी सुरक्षा होती रहे। और आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। तो नरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि यहाँ पर हमारे विशेषज्ञों ने बताया भी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण शरीर के कई अंग जो है प्रभावित होते हैं। ऐसे में समय रहते उसका उपचार करना बेहद ज़रूरी है और लगातार अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो खान पान है, उसे दुरुस्त रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बहल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ये देखा गया है कि दवाइयाँ लेने के बावजूद जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। ऐसी स्थिति का क्या कारण हो सकता है और क्या करें ऐसे में? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ब्लड प्रेशर का घटना या बढ़ना, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में सर्केडियन वेरिएशन कहते हैं, जैसे रात में कुछ ब्लड प्रेशर होगा, दिन में कुछ ब्लड प्रेशर होगा, वो एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यदि आप मान लीजिए क्रोधित हैं या आप एक्सर्शन करके आए हैं या आपको सिर दर्द हो रहा है या किसी प्रकार का और दर्द है, तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर यदि आप चेक करेंगे तो हाई रीडिंग आएंगी। यदि आपको कोई भी इन सब में से कोई भी लक्षण नहीं है, वैसे भी है, यदि आप सुबह चेक करेंगे या रात को, जैसे आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कि हम 24 घंटे का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। यदि वो छोटी सी मशीन है जो लगा के आपको घर भेज देते हैं, दूसरे दिन उतार लेते हैं, तो उसमें हर 15 मिनट या आधे घंटे पे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता जाता है। तो उसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं। तो उसमें देखते हैं कि रात का ब्लड प्रेशर कितना एवरेज रहा है, दिन का ब्लड प्रेशर कितना रहा है, और उसके हिसाब से चिकित्सा कर सकते हैं। किसी लोगों का ब्लड प्रेशर सुबह उठने पे ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में रात को दवाई जो शाम की डोज है उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोगों का शाम को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह दवाई देते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन से एक नॉर्मल फिनोमेना है और इसको जानना जरूरी है कि 24 घंटे का जो बीपी है उसे मॉनिटर किया जाए और उसी के आधार पर जो डॉक्टर है ज़्यादातर पर आपकी जो डोज है दवाई की उसे तय करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, मैं 10 साल की लड़की है जी, उसको सीने में दर्द होता है। जी, आपकी 10 साल की बेटी है? हाँ। अच्छा, और उसे सीने में दर्द की शिकायत हो रही है? हाँ मैडम। ठीक है, क्या आपने किसी चिकित्सक से संपर्क किया है अभी तक?
अभी किसी चिकित्सक से संपर्क नहीं किया, इसलिए इसके लिए जानकारी जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर बहल, क्या वजह हो सकती है और क्या किया जाए? देखिए, जो सीने में दर्द है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसे मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी या धमनियों का दर्द हो सकता है, हार्ट में वॉल्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उससे हो सकता है, जो बचपन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं उनसे हो सकता है। तो सीने में दर्द एक लक्षण है। 10 साल की उम्र में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना तो नहीं है। इनको और किसी तरह का हृदय रोग हो सकता है, इसलिए बिना परामर्श के ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये जो दर्द है। पर ये जान लेना ज़रूरी है कि जो चेस्ट पेन होता है या दर्द होता है वो हमेशा हृदय के कारण ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए पहले एक जनरल फिजिशियन को दिखाकर चेकअप कराना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो दीपक जी, बेहतर यही होगा कि आप किसी चिकित्सक से जल्द संपर्क करें और तभी इसका पता लग पाएगा कि असल वजह इस सीने में दर्द की क्या हो रही है। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो हाइपरटेंशन है लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये समस्या है और बेहतर होगा कि लोग व्यायाम करें, अपने लाइफस्टाइल का इसे हिस्सा बनाएं। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें कई बार ये भी लगता है कि अगर हम तेज चलेंगे या फिर बहुत हेवी अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के एक्सरसाइजेस करने चाहिए अगर किसी का पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मोनालिसा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे किसान भाइयों को इस प्रश्न से, इसके जवाब से फ़ायदा जरूर होगा जी। यदि किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, चाहे दवाई की वजह से है या अपने सामान्य कम है, तो वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जी। लेकिन यदि दवाइयों के बावजूद ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और नीचे वाला भी हाई है, तब बगैर चिकित्सक की राय लिए हुए कोई हैवी एक्सर्शन, हैवी व्यायाम, जैसे कठोर नहीं करना चाहिए, जैसे वेट लिफ्टिंग है तो बहुत से लोग वेट उठा के रोके रहते हैं, वैसा व्यायाम ना करें। ठीक है। अगर डंबल लेके ऊपर नीचे हिला रहे हैं तो वैसा व्यायाम कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब दवाइयों के बाद आपके चिकित्सक की अनुमति से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया हो। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हैवी एक्सर्शन या हैवी व्यायाम की हम लोग राय नहीं दे पाएंगे। और ये वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग में क्या किया जा सकता है अगर बढ़ा? दोनों कर सकते हैं यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो। कंट्रोल में आने के बाद ही करिए। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोली द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका रोली जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, जो पूछा करते थे कि हमारा बीपी लो होता है। रोली जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, हमारा बीपी लो होता है बहुत ज्यादा और कंपन भी। शरीर में कंपन होती है? जी ठीक है। डॉक्टर वर्मा, ऐसे में क्या सुझाव देंगे? जी नमस्ते, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी उम्र कितनी है अभी? हमको पूछनी तो नहीं चाहिए लेडीज से, लेकिन फिर भी एज ए चिकित्सक। 28 साल जी कितनी बताइए? 28 साल। 28 वर्ष आपकी उम्र। आपके शरीर में कंपन दिन के किस समय होता है? सुबह, दोपहर, शाम या रात को? दोपहर। दोपहर में भोजन के उपरांत या भोजन से पहले? भोजन के पहले। भोजन से पहले भी होता, कभी हम लोग आपकी बात को स्पष्टता सुन नहीं पा रहे हैं। जी कह रहे मतलब कभी खाना खाने के बाद भी होता, कभी खाना खाने से पहले भी। तो कंपन पूरे शरीर में होता है या किसी अंग विशेष में होता है? नहीं, पूरे शरीर में। कंपन आप जैसे पूरा हिलने से लगती है या आपको अपने चारों तरफ कमरा हिलता हुआ लगता है? नहीं, हमारा मतलब शरीर ही हिलते हुए समझ में आता है, हल्का हल्का सा कंपन हो रहा है शरीर में। तो मुझे लगता है कि इसका हृदय रोग से या रक्तचाप से कोई सरोकार नहीं है, कोई और मानसिक परेशानी, को सामाजिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानी की वजह से ऐसा होता है। आप बगल के चिकित्सक से राय लीजिए और उम्मीद है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। रोली जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर वर्मा ने आपको सुझाव दिया है, उम्मीद है कि इस सुझाव पर आप अमल करेंगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बहल, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त हमारे साथ जैसे कि रोली जी का सवाल भी आया है, आधी आबादी महिलाओं की है और उच्च रक्तचाप से जुड़ा सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं भावनात्मक रूप से काफ़ी तनाव से कई बार गुजरती है, मानसिक रूप से कई बार तनाव से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो ये जो लगातार तनाव होता है उनके जीवन में, क्या इसका प्रभाव उनके दिल पर भी पड़ सकता है?
महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी जो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो चिंता है या मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो वो उसका प्रभाव दिल पे भी पड़ सकता है, उससे उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। पर वो एक कारण है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़, तो उसमें कई कारण हो सकते हैं जिनमें से एक प्रमुख कारण चिंता या मानसिक तनाव है। महिलाओं में ये ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये तो एक विवाद का विषय होगा, पर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि शायद महिलाओं में ज़्यादा तनाव होता है, तो उनमें ये सब डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। पर दूसरी ओर मेनोपॉज से पहले जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो हार्मोन्स की वजह से महिलाओं में कम होती है। मेनोपॉज के बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ महिलाओं और पुरुषों में उतनी ही देखी गई है। तो इस तरह से महिलाएं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से प्रोटेक्टेड हैं। परंतु दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे प्रेगनेंसी है उसके दौरान भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसे प्रेगनेंसी रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो एक बहुत ही आवश्यक है कि प्रेगनेंसी के समय भी हम जो है ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांचें, क्योंकि यदि उस समय ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो फीटस पे भी इफेक्ट आ सकता है, जिसे एक्लेम्सिया या प्री क्लेम्सिया, जो कि काफ़ी घातक बीमारी हो सकती है। प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात है तो कई बार ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है इस दौरान। जी लो ब्लड प्रेशर, देखिए जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लो ब्लड प्रेशर का कारण होना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपका यदि ब्लड प्रेशर 170 भी रहता है, आपको कोई चक्कर नहीं आते, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर एक कंटिन्यूम है, जो 120 से 110 अच्छा है, 110 से 100 अच्छा है। इसका कोई जे कर्व नहीं है, मतलब जितना लोअर होगा उतना अच्छा है। परंतु यदि ये किसी कारणवश है, जैसे आपको डायरिया है, वॉमिटिंग है, एक्यूट ब्लड लॉस है, या किसी तरह की आपको चोट लगी है, उस समय जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो फिर उसकी चिकित्सा करने की ज़रूरत है। सामान्य रूप से यदि आपको ब्लड प्रेशर लो है, आपको थकान लग रही है, तो जैसे आप थोड़ा सा पानी में नींबू और नमक और थोड़ा सा शुगर डाल के पी सकते हैं, कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि लो ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, तो ऐसा कंसिस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हम एज ए मेडिकल साइंस नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम हाइपरटेंशन और हृदय रोग से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इन विषयों से जुड़े हुए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछकर उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहूँगी कि हम हृदय से जुड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक के बारे में भी हमने सुना है, स्ट्रोक के बारे में भी ये सुना है, क्या अंतर है इन चीज़ों में और इसकी वजह क्या हो सकती हैं? देखिए, जैसा कि आपकी चर्चा में बात आई कि रक्तचाप का होना शरीर के नियमित कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। रक्तचाप एक मात्रा में, एक लिमिट में हो बहुत अच्छा है। उस लिमिट से कम होगा या उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ेगा तो शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहाँ रक्त ना पहुँचता हो। उस अंग को कार्य करने के लिए रक्त के सुगम प्रवाह की, सुगम प्रेशर पे ज़रूरत है, चाहे वो मस्तिष्क हो, हमारे नेत्र हो,
हमारे कान हो, हमारा हृदय हो, हमारे फेफड़े हो, हमारा यकृत हो, हमारे गुर्दे हो या हमारे आंतें हों, उन सभी को एक उक्त मात्रा में रक्त भी चाहिए और रक्त एक प्रेशर पे चाहिए, चाप पे चाहिए। जैसे ही ये संरचना, ये अनुपात गड़बड़ाता है, शरीर का हर अंग परेशान होता है, हर अंग में बीमारी लगने चालू हो जाती है। इस वजह से एक सुगम, एक अच्छा रक्तचाप मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। शिव कुमार जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं शिव कुमार जो बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। जी जी बताएं। मुझे 22 वर्ष से डायबिटीज है मैडम, और 10 वर्ष से मैं ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा हूँ। हाई रहता है मेरा बीपी जी, और मेरे हार्ट के ऊपर गांठ बन रही है बार बार। 5 साल पहले गांठ निकलवा चुका हूँ मैं, और फिर गांठ ऊपर आने लगी है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा। और टेंशन रहता है, मुझे नींद की गोली लेना पड़ती है। और बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद भी मुझे तनाव बना रहता है, नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेना पड़ती है। तो मैं क्या करूं मैडम? 22 साल से इलाज चल रहा है मेरा। जी डॉक्टर बहल क्या कहेंगे आप इन्हें? जी, आपको 3 तरह की आपने बीमारी बताई, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और डायबिटीज़। तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। आपको तो चिकित्सक साइंस का, मेडिकल साइंस को धन्यवाद देना चाहिए कि 22 वर्ष से आप इन बीमारियों के बावजूद अभी भी स्वस्थ चल रहे हैं। जो मानसिक तनाव है वो इन सब बीमारियों का एक कारण हो सकता है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि अपना तनाव मुक्त रहिए, नियमित व्यायाम करिए, जैसे डेली आप 20 से 30 मिनट वॉक करिए, योगा करिए, अपने खान पीन में ध्यान दीजिए क्योंकि आपको डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। और अब जो है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आजकल जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ आती हैं वो इस तरह की दवाइयाँ हैं जिनसे हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है, हार्ट फेलियर होने की संभावना कम होती है। तो समय समय पर अपने विशेषज्ञ को दिखाकर आपको अपने दवाइयों की मात्रा में किस मात्रा में चाहिए और जो अपने टेस्ट हैं उसको कराते रहना चाहिए। और ये भी देखते रहना चाहिए कि आपके हार्ट में कितना अफेक्ट हुआ है। जैसे आपने बताया गांठ बनी है, तो मुझे लगता है कि आपके जो मसल्स हैं हार्ट की वो थिक हो गई होंगी, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। वो इको की जांच के द्वारा पता लग सकता है। तो समय समय पर आपको जांच कराते रहना चाहिए और जो दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब की गई उनको नियमित मात्रा में लेना चाहिए। बिल्कुल शिव जी, उम्मीद है इस सलाह पर आप ज़रूर अमल करेंगे। डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के सिलसिले में गोल्डन आवर के बारे में हमने सुना है, क्या है गोल्डन आवर? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई इसको बड़े ध्यान से सुने और ज़रूरत पड़े तो अमल में मिलाएं। गोल्डन आवर का मतलब है जितनी जल्दी इलाज उतनी जल्दी फायदा। अंग्रेजी में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मान ले किसी को हृदय के आसपास पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, दबाव हो रहा है, या नीचे वाले जबड़े में या गले में या छाती के बीचों बीच में प्रेशर बन रहा है और उसे लग रहा है कि असहनीय पीड़ा है और हृदय पे जोर पड़ रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा समय न व्यर्थ करें। जो भी साधन उपलब्ध हो उस साधन से मरीज को यथाशीघ्र नज़दीक के चिकित्सालय में ले जाएं। चिकित्सालय ना हो तो डॉक्टर साहब के मतलब में क्लिनिक में, चिकित्सालय में ले जाएं, और ताकि समय व्यर्थ ना हो। यदि हृदय का हाथ पड़ा है या हार्ट अटैक पड़ा है और किसी धमनी में रुकावट आ गई है तो कुछ सामान्य सी गोलियां देने से ही वो धमनी की रुकावट रुक सकती है। कुछ नस से भी दवाइयां दी जाती हैं जो कि डॉक्टर यदि जितनी जल्दी देगा उतना ही नुकसान कम होगा, क्योंकि रुकावट अगर देर तक रहेगी तो हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं और कभी कभी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। तो पहले घंटे में जितनी जल्दी हो सके नज़दीक के चिकित्सक से, नर्स से, मिडवाइफ से, अस्पताल से आप संपर्क करें और मरीज को वहाँ ले जाएं। और बजाय इसके कि इसको ठंडा पानी पिलाएं और हवा कर दें,
उस सब की करिए साथ में, लेकिन मरीज को सुयोग इलाज की अति आवश्यक है। सही गोल्डन आवर का मतलब है कि उस समय को व्यर्थ ना करें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बहल, हम हृदय से जुड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी का एलवीएफ कम हो तो क्या करें? एलवीएफ जो है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पंप है, जो हमारा हार्ट है, हृदय है, वो एक पंप की तरह काम करता है। जी। जब वो पंप कम काम करता है तो उसको हम जो मेज़र करते हैं एको में, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। तो वो आपको एक फिगर आपको मिलता है, जैसे 50% या 55% या 25%। परंतु हमें कभी ये एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि हम कहते हैं कि आपका हृदय का इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है, तो इसका मतलब वो 100 से 30 नहीं है, क्योंकि नॉर्मली भी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 55% होता है, 50-55%। जब हार्ट अटैक हो जाता है तब ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यदि आपने उचित समय पे या गोल्डन आवर में या 6 घंटे के अंदर उपचार नहीं किया, उसको धमनियों को नहीं खोला, चाहे वो दवाई से हैं या बैलून से या एंजियोप्लास्टी से, स्टेंट से हैं, तो आपकी जो मसल हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। इसलिए हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट जो पंप का सिकुड़ना है वो कम हो जाता है। इसी तरह जो हाइपरटेंशन है वो बहुत देर तक रहेगा, तब भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ईएफ या इजेक्शन फ्रैक्शन है कॉमन भाषा में, जो पंप की जो हम सिकुड़न है उसको जो नापते हैं उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वर्मा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ा जो है प्रॉब्लम है, और जो योग है इसे एक तरह से इन समस्याओं का रामबाण कहा जाता है। वजह क्या है इसकी, और उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से संबंधित अगर समस्या है तो उसमें योग किस तरह से कारगर होता है मरीजों के लिए? इस चर्चा में आपने 2-3 बार ये चीज़ उठाई कि तनाव का क्या मतलब है। जी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर बहल साहब ने बताया कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तनाव का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है उच्च रक्तचाप पे भी, हृदय की बीमारी पे भी, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी पे या मधुमेह पे भी पड़ता है। योगा एक बहुत आसान, बहुत कारगर और निःशुल्क उपचार है इन सभी बीमारियों के उपयुक्त उपचार के लिए है। और योगा को बहुत मुश्किल तरीके से मत देखिए, हठ योगा पे मत जाइए। सामान्य योगा पोस्चर जो हैं, सामान्य योगा क्रियाएं जो हैं, उनका पालन करने से ही बहुत सा फायदा हो जाता है। जैसे गहरी सांस लेना, लोम विलोम करना, कपाल भारती करना, ये तो हम और आप और सभी किसान भाई और सभी किसान बहनें भी घर पे बैठे हुए ही आसानी से कर सकती हैं। और जिससे कि मेरा वादा है कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की बीमारियां, मधुमेह, इन सभी से आप निजात पा लेंगे, मुक्ति पा लेंगे। और नहीं मुक्ति पाएंगे तो इनका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, बड़ी बीमारी के बदले छोटी बीमारी हो जाएगी, कम दवाइयों से आपका फ़ायदा होगा। इसलिए योग को अपनाएं। योग कोई मुश्किल शब्द नहीं है, योग को जीवन में अमल में लाएं। ऐसी मेरी सभी किसान भाइयों और सभी किसान बहनों से प्रार्थना है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो भी जानकारी आपको आज इस कार्यक्रम में मिली है उसका लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर बहल, आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए। छपरा बिहार से संगीता राय जी ने पूछा है कि पिछले 10-15 दिनों से घबराहट और चक्कर आते हैं, क्या करें। इसके अलावा राजस्थान से राखी गहलोत जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे। इसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें लिखें या मेल करें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर ले, swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।